हेलो कमांडोज, वेलकम टू बायोमेट्रिक्स क्लासेस ऑनलाइन। और स्ट्रक्चर ऑफ एटम में आज हम लोग बात करेंगे बोर्स मॉडल के बाद सोमरफील्ड्स मॉडल के बारे में। तो बोर्स मॉडल के आगे की बात शुरू करते हैं। इट इज़ रिलेटेड विद द सोमरफील्ड्स मॉडल। हालांकि बहुत सारे बुक्स में सोमरफील्ड्स मॉडल में कुछ भी गिवन नहीं है बुक के अंदर, और बहुत इम्पॉर्टेंट भी नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो बहुत काम की हैं सोमरफील्ड्स मॉडल में, और हमारे लिए तो वो बहुत ही ज़रूरी है। तो हम क्या करेंगे, कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो सोमरफील्ड मॉडल से रिलेटेड हम लोग निकालने वाले हैं, जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है उसकी बात हम लोग करेंगे। ठीक है, तो बात करते हैं सोमरफील्ड्स मॉडल की। सोमरफील्ड्स मॉडल, समरफील्ड का परमाणु मॉडल, समरफील्ड्स मॉडल के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो देखो, जैसे जो आपका बोर्स मॉडल था उसने क्या किया, हाइड्रोजन एटम के स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन किया, और उसने ये बताया कि इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ ऑफ डेफिनेट एनर्जी। इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ ऑफ डेफिनेट एनर्जी। दिस इज नोन एज ऑर्बिट शेल, जिसको हम ऑर्बिट या शेल कहते हैं। तो ये बात किया था बोर्स मॉडल ने। अब बारी आई सोमरफील्ड मॉडल की। तो सोमरफील्ड ने क्या कहा या क्या ऑब्जर्व किया सोमरफील्ड ने, कि जब व्हेन एटॉमिक स्पेक्ट्रम वाज स्टडीड बाय यूजिंग हाई रिजोल्यूशन स्पेक्ट्रोग्राफ, एटॉमिक स्पेक्ट्रम वाज स्टडीड बाय हाई रिजोल्यूशन स्पेक्ट्रोग्राफ। तो जब एटॉमिक स्पेक्ट्रम को हाई रिजोल्यूशन स्पेक्ट्रोग्राफ से स्टडी किया तो ये पता चला कि ये जो एनर्जी लेवल वाली लाइन है, मेन एनर्जी लेवल वाली जो लाइन है ऑर्बिट, दिस इज आल्सो डिवाइडेड इनटू द फाइन लाइंस। ये सूक्ष्म रेखाओं में और सूक्ष्म रेखाओं में भी विभाजित है। दिस इज डिवाइडेड इनटू द डिफरेंट अनदर फाइन लाइंस, एंड दिस इज द सबसेल्स, और इसको सबसेल कहा। अगर मैं मेन एनर्जी लेवल को प्रिंसिपल क्वांटम नंबर या ऑर्बिट को प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मानता हूं, कंसीड करता हूं, तो जो सब लाइंस आई, जो सब लाइंस या जो और फाइन लाइंस आ रही है, दिस इज कॉल्ड सब सेल और सब एनर्जी लेवल। मतलब और एक नया कॉन्सेप्ट आ गया कि ऑर्बिट के अंदर एनर्जी लेवल, मेन एनर्जी लेवल के साथ साथ डिफरेंट सब एनर्जी लेवल्स का भी प्रेजेंस रहता है। इट इज नोन एज सबसेल्स। तो जैसे हम ऑर्बिट को शो करते हैं, ऑर्बिट को हम डेजिग्नेट करते हैं KLMN से, उसी तरीके से हम सबसेल को भी डेजिग्नेट करेंगे SPDF से। तो दिस वाज फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस्ड बाय द सोमरफील्ड। तो कंसेप्ट ऑफ सबसेल वाज फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस्ड बाय द सबसेल। ओके, एक बात। दूसरी बात ये कि सोमरफील्ड ने ये बताया कि ऑर्बिट जो होता है उसका शेप, इट्स शेप इज लाइक एलिप्स। ऑर्बिट कक्षाएं जो होती है वो दीर्घ वृत्ताकार होती है। द शेप ऑफ ऑर्बिट इज लाइक एलिप्स। कक्षाओं का शेप दीर्घ वृत्त, कक्षाओं का आकार जो है वो दीर्घ वृत्ताकार होता है, लाइक एलिप्स, जहां पर उसके मेजर और माइनर एक्सिस की लेंथ सेम होती है। वेयर द लेंथ ऑफ मेजर एंड माइनर एक्सिस आर द सेम, हियर इट इज ellipse, here it is circle, otherwise it is ellipse। तो वहां पे वो सर्कल के जैसा काम करे, सर्कल के जैसा अपरेंस में आएगा, अदरवाइज वो एलिप्स के जैसा होता है। तो ये दो नई चीजें यहां से हमको पढ़ने को मिल रही है। तो एक दो लाइनें हम लोग इसके बारे में नोट करेंगे, ज्यादा हमारे काम का नहीं है इसमें, बट जो काम का है वो नोट करेंगे। तो व्हेन एटॉमिक स्पेक्ट्रम वाज स्टडीड बाय, यहीं से थोड़ा सा लिख लेते हैं। व्हेन atomic spectrum was studied by, atomic spectrum was studied by using high resolution spectrograph, high resolution spectrograph। ठीक है, तो एटॉमिक स्पेक्ट्रम वाज स्टडीड बाय यूजिंग हाई रिजोल्यूशन स्पेक्ट्रोग्राफ। ईच लाइन वाज फाउंड each line was found to consist of a number of
closely spaced line. Each line was found to consist of a number of closely spaced लाइंस, मतलब मेन लाइन के साथ साथ और भी बहुत सारी लाइनें अपीयरेंस में आई, क्लोजली स्पेस्ड लाइंस. ओके, द फाइनर स्ट्रक्चर ऑफ स्पेक्ट्रम, it is finer structure of spectrum. It is known as subcell, और इसको कैसा प्रोनाउंसिएशन किया बाद में, इट इज नोन एज सबसेल. तो कुल मिलाकर के जो ध्यान रखना है वो एक पॉइंट ध्यान रखना है कि सोमरफील्ड्स एटॉमिक मॉडल ने पहली बार ये बताया कि जो हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम है उसमें एनर्जी, मेन एनर्जी वाली लाइन के साथ साथ फाइनर लाइंस भी, डिफरेंट नंबर ऑफ फाइनर लाइंस भी होती है, एंड इट इज नोन एज सबसेल. या केवल इतना ध्यान रखेंगे कि अगर कभी ऐसा क्वेश्चन आया कि फर्स्ट टाइम सबसेल को किसने इंट्रोड्यूस किया, तो द आंसर इज सोमरफील्ड. तो दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट. ठीक है, तो क्या ध्यान रखेंगे, दिस कॉन्सेप्ट postulate the existence of sub energy label or subcell in orbit. ये इसने ये बताया कि कोई भी ऑर्बिट जो है उसके अंदर भी फाइनर लाइंस होंगे और भी छोटे छोटे एनर्जी लेवल होंगे उसके अंदर, एंड दिस इज नोन एज सबसेल्स. तो दिस इज द हियर इज द ओरिजिन ऑफ कंसेप्ट ऑफ सबसेल. और इसी सबसेल्स को हम, जैसे हम जो एनर्जी लेवल थे, जो मेन एनर्जी लेवल हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बोलते हैं उसको हम, और यहाँ पे जो सबसेल्स आए इट इज कॉल्ड एजीम्यूथल क्वांटम नंबर. ठीक है, जब हम लोग क्वांटम नंबर पे बात करेंगे तब वहां पे इस टॉपिक पे बात करेंगे. दूसरा पॉइंट क्या ध्यान रखना है, जैसे बोर्स मॉडल ने क्या कहा था, ऑर्बिट्स आर द सर्कुलर पाथ ऑफ डेफिनेट एनर्जी. ऑर्बिट्स आर द सर्कुलर पाथ ऑफ डेफिनेट एनर्जी. ठीक है, तो दिस कॉन्सेप्ट वाज गिवन बाय द नील्स बोर. अब इस मॉडल ने क्या कहा, प्रपोजिंग दैट इलेक्ट्रॉन इज इन एन एटम हैज एलिप्टिकल ऑर्बिट. इलेक्ट्रॉन in an atom has an elliptical orbit. elliptical orbit मतलब दीर्घ वृत्ताकार कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्रण करते हैं. इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हम देखेंगे तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन दीर्घ वृत्ताकार कक्षाओं में चक्रण करते हैं. इलेक्ट्रॉन्स आर इन एलिप्टिकल ऑर्बिट. इलेक्ट्रॉन कहां होते हैं, एलिप्टिकल ऑर्बिट में रहते हैं. ठीक है, तो ये बात, एक और नई बात आ गई यहां से कि ऑर्बिट जो है वो सर्कुलर नहीं है, ऑर्बिट एलिप्स के जैसा होता है. दिस वाज एक्सप्लेन्ड बाय द सोमरफील्ड मॉडल, वेयर द मेजर and minor axis length are same. Axis length are same, where the major and minor axis length are same. Major and minor axis are of same length कह लीजिए. axis are of major and minor axis, major and minor axis are of same length. Axis are of same length. It is circular. वहां पर ऑर्बिट कैसा होगा, सर्कुलर होगा, अदरवाइज वो एलिप्स के जैसा बिहेव करेगा. ठीक है, तो दिस इज द टू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड विद द सोमरफील्ड्स मॉडल.
ठीक है, अब वन बाय वन इन सभी टॉपिक्स पर हम लोग एक बार बात कर लेते हैं, समझ लेते हैं, तो कुछ चीज़ें और नई जोड़ते हैं। अब ये हो गया आपका सोमरफेल्ड मॉडल कंप्लीट। अब इसने ये एक नई बात बताई कि ऑर्बिट के अंदर भी फाइनर लाइंस होंगी, जो मेन एनर्जी लेवल मेन एनर्जी लाइन है ऑर्बिट, उसके बाद भी फाइनर लाइंस रहती है, इट इज इंडिकेटेड एज, इट इज नोन एज सबसेल्स। तो अब वन बाय वन हम लोग सभी टॉपिक पर एक बार बात कर लेते हैं। तो पहले ऑर्बिट के बारे में बात करते हैं। ऑर्बिट KLMN, ठीक है ना, KLMN प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम ऑर्बिट कहते हैं। तो ऑर्बिट्स आर व्हाट? सर्कुलर पाथ ऑफ डेफिनेट एनर्जी, सर्कुलर पाथ ऑफ डेफिनेट एनर्जी। डेफिनेशन तो इसका हमेशा यही रहेगा, है ना, सर्कुलर पाथ ऑफ डेफिनेट एनर्जी। स्थिर ऊर्जा वाले वृत्ताकार पथ कक्षा कहलाते हैं, सर्कुलर पाथ ऑफ डेफिनेट एनर्जी। इट इज टू डायमेंशनल इन शेप, टू डायमेंशनल इन शेप। और ये कैसे होते हैं? टू डायमेंशनल इन शेप होते हैं, द्विविमी होती है कक्षाएं। इट इज टू डायमेंशनल इन शेप, in which electrons are distributed according to 2n square, this is called Bohr-Bury electron. It is according to 2n square rule, Bohr-Bury electron distribution rule कहते हैं, पूरा ही लिख देता हूँ, 2n square rule, और 2n square rule is given by Bohr-Bury electron distribution rule। तो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट्स के अंदर बोर-बरी इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन रूल 2n स्क्वायर रूल के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट होते हैं इलेक्ट्रॉन। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। तो ऑर्बिट्स क्या होते हैं? सर्कुलर पाथ ऑफ डेफिनेट एनर्जी, स्थिर ऊर्जा वाले वृत्ताकार पथ कक्षा कहलाते हैं, जिसमें ये द्विविमीय संरचनाएं होती हैं और जिसमें इलेक्ट्रॉनों का वितरण बोर-बरी के इलेक्ट्रॉन वितरण योजना 2n स्क्वायर के अनुसार होता है, 2n स्क्वायर के अनुसार होता है। 2n स्क्वायर रूल के अकॉर्डिंग ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। अब एक बार इस डिस्ट्रीब्यूशन को भी देख लेते हैं यहाँ पे हम लोग, है ना, ऑर्बिट के बारे में बात कर रहे हैं तो डिस्ट्रीब्यूशन को भी चेक कर लेते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में भी हम लोग बात कर लेते हैं। तो क्या ध्यान रखना है? ऑर्बिट और मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन रूल इज द 2n स्क्वायर रूल। कौन सा रूल एप्लीकेबल किया हमने? 2n स्क्वायर रूल। किसने दिया? बोर-बरी ने दिया था 2n स्क्वायर रूल। अब बात करते हैं फर्स्ट ऑर्बिट। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर? 2 इन द फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड 8, थर्ड 18 एंड फोर्थ वन इज द 32। तो 2, 8, 18 एंड 32, 3 थर्ड पे चेक कर ले एक बार, 3 का स्क्वायर 9 इंटू 2 18। तो फर्स्ट ऑर्बिट की मैक्सिमम कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन कैरी करने की है, सेकंड ऑर्बिट में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, थर्ड ऑर्बिट में मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और फोर्थ ऑर्बिट में मैक्सिमम 32 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ये आया इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन रूल इन द ऑर्बिट्स। ये हमने बात किया ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, ठीक है। इसमें एक दो लिमिटेशन है, वो भी यहां पे लिख देते हैं हम लोग। लिमिटेशन ऑफ दिस रूल। तो इस रूल के अंदर क्या क्या लिमिटेशन है? नंबर 1, इन द बैलेंस सेल, इन द बैलेंस शेल इज द आउटर मोस्ट ऑर्बिट। किसी एटम का जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है, सबसे बाहरी कक्षा जो है, उसे कहते हैं संयोजकता कोश। द आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ एन एटम इज कॉल्ड इट्स बैलेंस सेल। ओके, तो इन द बैलेंस सेल द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन
in the balance cell the maximum number of electron is in the balance cell the maximum number of electron is 8. बैलेंस सेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 8 आ सकते हैं. 8 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर. सेकंड, in the penultimate shell, in the penultimate shell, in the penultimate shell, in the penultimate shell, the maximum number of electron is 18. और पेनल्टीमेट सेल के अंदर मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं. मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं इन द पेनल्टीमेट सेल. और नंबर 3, द डी ब्लॉक मेंबर्स, द डी ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट वो एलिमेंट जिनमें बाहरी इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में प्रेजेंट होता है. अगर डिफिकल्टी होगी तो कोई दिक्कत नहीं है, ये जब हम लोग पीरियोडिसिटी की बात करेंगे तब वहां पे ये चीजें आपको क्लियर होगी. देखिए, एक टॉपिक्स और यूनिट भी एक दूसरे से लिंकअप होते रहते हैं, इसीलिए मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जब बेसिक यूनिट क्लियर कर लेंगे तीनों, उसके बाद फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई टर्मोलॉजी ऐसी नहीं होगी जो आपको दिक्कत करेगी. यहाँ पे थोड़ी थोड़ी चीज़ें प्रॉब्लम करती हैं. तो द डी ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट का मतलब होता है वो एलिमेंट जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर शो करते हैं. जैसे मैं आपको बता देता हूँ, कॉमनली आयरन 2+, आयरन 3+, फेरस फेरिक, ठीक है, क्यूप्रस क्यूप्रिक, ऐसे नाम भी अगर सुने होंगे तो काम चल जाएगा. ठीक, तो वो एलिमेंट जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन शो करता है, दिस इज कॉल्ड डी ब्लॉक एलिमेंट और ट्रांजिशनल एलिमेंट, है ना, उनको हम ट्रांजिशनल एलिमेंट कहते हैं. तो ट्रांजिशनल एलिमेंट जो है उनके लिए बोरबरी इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन रूल वैलिड नहीं है. ठीक है, तो क्या ध्यान रखना है, द डी ब्लॉक एलिमेंट डू नॉट ओबे द बोरबरी इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन रूल, बोरबरी इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन रूल, द बोरबरी इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन रूल. तो जो एलिमेंट जिनमें बाहरी इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में जाएगा, जिसमें इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट करते समय डी ऑर्बिटल में जाएगा, उनके लिए बोरबरी इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन रूल एप्लीकेबल नहीं है. ठीक है, तो जब हम लोग बात करेंगे वहां पर तो वो चीजें अपने आप और आगे चलने पर क्लियर होती जाएगी. ठीक है, अब थोड़ी सी यहाँ पे हम और बात कर लेते हैं. एक नया टर्म आ रहा था, पेनल्टीमेट शेल, है ना. तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेनल्टीमेट शेल, इसकी बात करते हैं. तो देखिए, किसी भी एटम के अंदर जो क्लासिफिकेशन इसका होता है, सेल का जो क्लासिफिकेशन है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है. जैसे ये न्यूक्लियस हुआ अंदर और ये बाहर ऑर्बिट्स. ओके, किसी भी एटम का जब भी आप क्लासिफिकेशन करोगे तो जो बाहर का सेल है, सबसे बाहर वाला जो सेल है, दैट आउटर मोस्ट ऑर्बिट इज कॉल्ड वैलेंस सेल. आउटर मोस्ट ऑर्बिट को हम क्या कहते हैं? वैलेंस शेल कहते हैं. द आउटर मोस्ट ऑर्बिट इज कॉल्ड वैलेंस शेल. ठीक है, उसके अंदर का जो ऑर्बिट है, इट इज कॉल्ड पेनल्टीमेट शेल. पेनल्टीमेट शेल, ओके, पेनल्टीमेट शेल. और उसके अंदर वाला थर्ड मोस्ट जो है, इट इज कॉल्ड अल्टीमेट शेल. इसको कहते हैं अल्टीमेट शेल एंड नो एनी अदर फर्दर क्लासिफिकेशन. तो इसका कोई काम भी नहीं है, बस केवल वो टर्म आया इसलिए उसको ध्यान रखेंगे. ठीक, तो दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ द ऑर्बिट. ये ऑर्बिट्स का क्लासिफिकेशन है. ठीक है, अब बात करते हैं इसके बाद ऑर्बिट्स के रिलेशन में पूरी बात हो गई. ऑर्बिट्स कैसे हैं? 2 डायमेंशनल शेप वाले स्ट्रक्चर हैं. सर्कुलर पाथ होते हैं अराउंड द न्यूक्लियस, जहां पर इलेक्ट्रॉन 2n² रूल के अकॉर्डिंग फिल होते हैं. और 2n² रूल ट्रांजिशनल मेटल्स में एप्लीकेबल नहीं रहता है, क्योंकि वो वेरिएबल बैलेंस ही शो करते हैं. ठीक है, नाउ अब हम लोग बात करेंगे सब सेल्स के बारे में. तो जो फाइन स्पेक्ट्रम लाइन है ऑर्बिट्स के अंदर, इट इज कॉल्ड सब सेल. तो क्या क्या बातें इसके अंदर करना है हमको, ये बात क्लियर है कि जो मेन एनर्जी लेवल है उसके साथ सब एनर्जी लेवल भी प्रेजेंट होता है, इट इज द सब सेल. तो इसमें हमें क्या क्या चीजें क्या टॉपिक पे बात करना है, इट इज क्लासिफाइड एज SPDF और G.
एस पी डी एफ जी, तो जी का भी अभी आपको कोई काम नहीं पड़ेगा, है ना, एस बी डी एफ जी, इट इज सब सेल्स। ओके, तो और एक बात ध्यान रखना है, नंबर ऑफ सब सेल्स, नंबर ऑफ सब सेल इक्वल टू नंबर ऑफ ऑर्बिट, नंबर ऑफ ऑर्बिट। किसी भी ऑर्बिट के अंदर उतने ही सबसेल होंगे जितना ऑर्बिट का नंबर होगा। मतलब फर्स्ट ऑर्बिट है तो उसमें एक ही सबसेल आएगा, सेकंड ऑर्बिट में 2, थर्ड ऑर्बिट में 3, फोर्थ ऑर्बिट में 4, लाइक दिस। जैसा हमने कहा नंबर ऑफ ऑर्बिट, नंबर ऑफ ऑर्बिट और फिर नंबर ऑफ सबसेल, नंबर ऑफ सब शेल, नंबर ऑफ सबसेल। तो देखिए फर्स्ट ऑर्बिट, अगर ऑर्बिट फर्स्ट है तो उसमें सबसेल भी कितना होगा, the only one subcell is there, only one subshell is there and it is classified as 1s। उसको हम क्या से डेजिग्नेट करते हैं, 1s से डेजिग्नेट करते हैं, it is designated by 1s। सेकेंड सेल, तो नंबर ऑफ सबसेल्स आर 2, ठीक है, कितने सबसेल्स होंगे, नंबर में 2 सबसेल्स होंगे, इट इज डेजिग्नेटेड एज 2s and 2p। ओके, इट इज डेजिग्नेटेड एज 2s and 2p। थर्ड सेल, तो थर्ड सेल में हाउ मेनी सबसेल्स आर देयर, 3 सबसेल्स आर देयर। ओके, इट इज डेजिग्नेटेड एज 3s, 3p and 3d। ओके, तो फर्स्ट सेल के अंदर एक सबसेल होगा, उसको हम 1s लिखेंगे। सेकंड सेल के अंदर 2 सबसेल्स होगा, इट इज डेजिग्नेटेड एज 2s and 2p। in third cell the 3 subcells are there, it is designated as 3s, 3p and 3d। ओके, और फोर्थ सेल के अंदर नंबर ऑफ सबसेल्स हो जाएंगे 4। फिर इसका मतलब, तो देखिए फोर्थ सेल की जब आप बात करोगे, इन फोर्थ सेल नंबर ऑफ सबसेल्स आर 4 एंड इट इज डेजिग्नेटेड एज 4s, 4p, 4d और 4f। ठीक है, अब एक बार कंपेयर करके देखते हैं। n इक्वल टू 4, तो n इक्वल टू 4 मतलब नंबर ऑफ सेल ऑर्बिट का नंबर है 4। ठीक, तो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन फोर्थ ऑर्बिट, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द फोर्थ ऑर्बिट इज 4n स्क्वायर। तो 4n स्क्वायर, तो n कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, 16 इंटू 2n स्क्वायर, सॉरी 2n स्क्वायर है ना, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कैलकुलेटेड बाय 2n स्क्वायर। तो n की वैल्यू कितनी है 4, n की वैल्यू कितनी 4, तो 4 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो गया 16, 16 इंटू 2 कितना हो गया 32 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन द फोर्थ ऑर्बिट। तो फोर्थ ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन कितने आए 32। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम चेक करते हैं इसको कि वो इसको वायलेट तो नहीं कर रहा है। अब देखिए यहाँ पे s फोर्थ ऑर्बिट, ओके, s की कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन रखने की होती है, अभी हम लोग बात करेंगे, लेकिन पहले समझते हुए चलते हैं। s में मैक्सिमम 2 और p में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन के नंबर की अगर बात करेंगे तो 2, p में 6, d में 10 और f में 14। अब टोटल करिए, तो जो बात नील्स बोर ने कहा था उसको वायलेट नहीं कर रहा है समरफील्ड्स का कॉन्सेप्ट, बस उसने क्या किया छोटे छोटे हिस्से पार्ट्स में उसको डिवाइड कर दिया। तो 2 इलेक्ट्रॉन इज देयर, 2 और 6 कितना हो गया 8 और 10 कितना हो गया 18, 18 और 14 कितना हो गया 32। तो इन द फोर्थ सबसेल इट इज डिवाइडेड इनटू again in 32 electrons are accommodated in the 4 subcells, it means both are the same as usual comparison। okay, अब बात करते हैं, इसके बाद हम लोग सेकेंड पॉइंट पे हमने बात कर लिया सबसेल्स के बारे में क्या ध्यान रखना है, एसपीडीएफ, और इसको एसपीडीएफ से डेजिग्नेट करते हैं। दूसरी बात क्या ध्यान रखना है, नंबर ऑफ सबसेल्स इक्वल टू नंबर ऑफ ऑर्बिट्स, नंबर ऑफ सबसेल इक्वल टू नंबर ऑफ ऑर्बिट। अब हम लोग अगले पॉइंट पे बात करेंगे एंड दैट पॉइंट इज ऑर्बिटल्स। दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऑर्बिटल्स। अब इन सबसेल्स के अंदर वो जगह जहां पर इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी, ओके, दैट स्पेस, दैट पॉइंट इज कॉल्ड ऑर्बिटल्स। ओके, तो ऑर्बिटल्स आर व्हाट, orbitals are 3-dimensional structure, orbitals are 3-dimensional structure, orbitals are 3-dimensional structure, orbitals are 3-dimensional structure where the probability of
presence of electron is maximum. Presence of electron is maximum. Probability of presence of electron is maximum. वे त्रिविमीय संरचनाएं जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना सर्वाधिक होती है. ऑर्बिटल्स आर those three-dimensional structure where the probability of presence of electron is maximum. Okay, तो are the थ्री-डायमेंशनल स्ट्रक्चर, त्रिविमीय संरचनाएं जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना सर्वाधिक होती है उसे हम ऑर्बिटल या कक्षक कहते हैं. हिंदी शब्द है इसका कक्षक. ओके, तो इट इज नोन एज ऑर्बिटल. एन ऑर्बिटल कैन हैव मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन. एन ऑर्बिटल can have maximum an orbital can have maximum 2 इलेक्ट्रॉन्स. किसी भी ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं. एन ऑर्बिटल कैन हैव मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स. ओके, एन ऑर्बिटल कैन हैव मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन. एक और पॉइंट ध्यान रखना है, द probability of presence of electron in orbitals. The probability of presence of electron in orbitals is 90 to 95%. और ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? 90 से 95% तक. लगभग 90 से 95% टाइम इलेक्ट्रॉन कहाँ रहता है? ऑर्बिटल्स के अंदर ही रहता है. जैसे मोस्टली हम लोग कहाँ रहते हैं? अपने घर में रहते हैं, कभी कभार ही बाहर जाते हैं, लाइक दिस. ओके, तो ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम, कभी कभार ही वो बाहर जाएगा. ठीक, और दैट इज 5 to 10% चांस. ओके, तो ऑर्बिटल्स के बारे में ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है. और थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम. ऑर्बिटल कैन हैव मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन. एन ऑर्बिटल कैन हैव मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन. एक ऑर्बिटल में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं. और इसके बाद और क्या क्या चीज़ें इसमें ध्यान रखना है? मैक्सिमम जो प्रोबेबिलिटी है ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन के प्रेजेंस की वो है 90 से लेकर के 95% तक. दिस वॉज प्रूव्ड बाय और एक्सप्लेन्ड बाय द सोरिंजर्स वेव मैकेनिकल मॉडल. और ये एक्सप्लेनेशन आया था सोरिंजर वेव मैकेनिकल मॉडल से, और उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे लास्ट ऑफ द टॉपिक. तो चिंता नहीं करना है, दिस इज ऑल्सो इन द सिलेबस, और नहीं भी है तो भी बात करेंगे, क्योंकि अभी इस बार जो ट्रेंड दिख रहा है, जो एनटीए का ट्रेंड है मेडिकल का, उसमें उन्होंने जो मॉक टेस्ट बनाए हैं उसमें ऐसा लग रहा है कि एनसीईआरटी को 100% फॉलो नहीं कर रहे हैं. और वैसे भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कोई पर्टिकुलर सिलेबस को फॉलो करना जरूरी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मेन बात ये देखना चाहिए कि हु इज द टैलेंटेड, है ना. जो टैलेंटेड है, जो हार्ड वर्कर है, उसको जगह मिलनी चाहिए, है ना. तो दिस इज द वे ऑफ सिलेक्शन. ओके, तो हम लोग बात करते हैं अब नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स के बारे में. नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, और नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स निकालने के लिए हम यूज करेंगे एन स्क्वायर. एन इज द नंबर ऑफ ऑर्बिट. एन क्या है? नंबर ऑफ ऑर्बिट. तो एन ऑर्बिटल्स का नंबर निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इक्वल टू एन स्क्वायर, और एन इज द नंबर ऑफ ऑर्बिट. यहाँ पे एन क्या है? ऑर्बिट का नंबर है. एन इज द नंबर ऑफ ऑर्बिट. ओके, अब बात करते हैं जैसे ऑर्बिट और ऑर्बिटल को कंपेयर करते हैं. ऑर्बिट, तो पहले आएगा ऑर्बिट, कक्षा, ऑर्बिट, और उसमें कितने ऑर्बिटल्स होंगे उसकी बात करेंगे. ऑर्बिटल्स. ओके, और आपको अभी तक ये पता चल गया कि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकता है. ठीक है, तो अब कंपेयर करके देखते हैं जरा ऑर्बिट और ऑर्बिटल्स. और ऑर्बिटल्स का नंबर हम कैसे निकालते हैं? एन स्क्वायर. इट मीन स्क्वायर ऑफ ऑर्बिट. फर्स्ट ऑर्बिट, तो फर्स्ट ऑर्बिट एक का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा? 1 ही आएगा, है ना. दैट इज 1. मतलब फर्स्ट ऑर्बिट में कितने ऑर्बिटल होंगे?
वन ऑर्बिटल इज हियर। इसके सबसेल को हम कैसे डेजिग्नेट करते हैं, 1s से। तो इट मींस s में एक ऑर्बिटल होगा, वन ऑर्बिटल इन s सबसेल, वन ऑर्बिटल इन s सबसेल। ओके, अब बात करते हैं हम सेकेंड ऑर्बिट की। तो सेकेंड ऑर्बिट में कितने ऑर्बिटल्स हो जाएंगे, काउंट करिए। तो सेकेंड ऑर्बिट, सो 2 का स्क्वायर कर देंगे तो 4 हो गया। 4 ऑर्बिटल्स आर देयर, 4 ऑर्बिटल्स होंगे। तो अब इसका मतलब s में तो एक ही ऑर्बिटल होता है, इट मींस बाकी बचे हुए 3 ऑर्बिटल किसके होंगे, p के होंगे। तो s का एक ऑर्बिटल होता है और p के 3 ऑर्बिटल होते हैं। तो s में 2 इलेक्ट्रॉन और p में 3 ऑर्बिटल है तो 6 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन p। तो टोटल मिला के सेकेंड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, है ना। दोनों को एक साथ कंपेयर करते हुए चलना है। थर्ड ऑर्बिट, तो थर्ड ऑर्बिट में ऑर्बिटल्स कितने होंगे, 3 का स्क्वायर 9। और ये 9 डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगा, एक ऑर्बिटल होगा s का, 3 ऑर्बिटल होंगे इसमें p के और 5 ऑर्बिटल होंगे इसके अंदर d के। तो एक s का, 3 p के, 4 हो गए और 5 d के। तो कुल ऑर्बिटल्स का नंबर कितना हो गया, 9। और एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं तो 9 ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे, 18। और थर्ड ऑर्बिट में 18 इलेक्ट्रॉन आएंगे, ऐसा बोरबरी इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन रूल ने भी कहा था, ठीक है ना। तो वो बात भी जस्टिफाई होती हुई चल रही है, ठीक है। अब बात करते हैं फोर्थ ऑर्बिट के बारे में। तो फोर्थ ऑर्बिट इज देयर। तो फोर्थ ऑर्बिट में नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने हो जाएंगे, 16। फोर्थ ऑर्बिट तो n स्क्वायर के हिसाब से निकालते हैं, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16। अब देखिए डिस्ट्रीब्यूट करके देखते हैं। एक ऑर्बिटल किसका, s का, 3 ऑर्बिटल ऑफ p, 3 ऑर्बिटल किसके, p के, 5 ऑर्बिटल किसके, d के। तो 1 3 4 और 5 9 और 7 ऑर्बिटल f के। तो 9 और 7 16, 9 और 7 16, है ना। तो दिस इज अबाउट नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। अब फिर से एक बार देखिए, फोर्थ ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन आने चाहिए, 32 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन द फोर्थ ऑर्बिट एंड नाउ 16 ऑर्बिटल इज देयर। an orbital can have 2 electrons, so in 16 orbitals the number of electron is 32. Okay, so this is the justification of Bohr-Bury electron distribution rule also. ये सभी बातें हमने किया ऑर्बिट के बारे में, सबसेल्स के बारे में और ऑर्बिटल्स के बारे में। अब बात करेंगे अगले टॉपिक पर, दैट इज रिलेटेड विद द शेप ऑफ ऑर्बिटल्स। शेप ऑफ ऑर्बिटल्स, तो शेप ऑफ ऑर्बिटल्स, शेप ऑफ ऑर्बिटल्स। और शेप ऑफ ऑर्बिटल्स में सबसे पहले हम बात करते हैं s के बारे में, s ऑर्बिटल्स के शेप के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल टॉकिंग अबाउट द शेप ऑफ s ऑर्बिटल्स। ओके, तो s ऑर्बिटल्स, s सबशेल के ऑर्बिटल, इसका ये मतलब है s ऑर्बिटल्स। तो इट इज स्फेरिकल इन शेप, ये स्फेरिकल इन शेप का होता है, लाइक स्फीयर, है ना। तो इसको ड्रॉ कर लेते हैं पहले। दो एनर्जी लेवल के बीच में हमेशा थोड़ा सा, दो इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स के बीच में हमेशा गैप आएगा, है ना, थोड़ा सा जगह खाली रहेगा। दिस इज स्फेरिकल नोड। ओके, तो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ टू डिफरेंट एनर्जी लेवल। जैसे मैंने कहा, इनसाइड क्लोज टू द न्यूक्लियस 1s और बाहर के साइड पे 2s, ठीक है। इसके बाद अगला आएगा तो 3s, अगला आएगा तो 4s, लाइक दिस। तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड एट द पैटर्न, इस तरह से इलेक्ट्रॉन क्लाउड यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, ठीक। तो अब ये हो गया शेप। और ये जो स्पेस है जहां पर कुछ ऐसा जगह हमको दिख रहा है जहां पर डॉटेड नहीं है, डॉट्स नहीं है, इट मींस देयर इज नो इलेक्ट्रॉन एंड इट इज नोन एज nodal surface. In case of S, it is known as nodal surface. Nodal surface. S के केस में इसको nodal surface कहते हैं, ठीक है। तो अब बात हुई S ऑर्बिटल के शेप के बारे में। तो कैसा इसका शेप है, लाइक स्फीयर, स्फीयर के जैसा शेप है, स्फेरिकल इन शेप। अब वन बाय वन हम लोग इसकी डिटेलिंग करते हैं। द डायग्राम इज क्लियर। अब बात करते हैं इसके
डिटेल्स के बारे में, इसमें क्या क्या पॉइंट्स हमको याद रखना है, ठीक है। और जब हम लोग क्वांटम नंबर्स पढ़ेंगे तब भी हमको इनसे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स वहां पर एक्स्ट्रा में मिलेंगे, क्योंकि टॉपिक चैप्टर जो है एक दूसरे हिस्से को रिलेट करता हुआ है और इसके कारण बहुत जगह पर कंफ्यूजन्स भी क्रिएट होते हैं, बट जब हम लोग परफेक्टली पूरा पढ़ लेंगे तभी वो चीज़ नहीं रहेगी, ठीक है ना। तो अब बात करते हैं शेप ऑफ एस ऑर्बिटल के बारे में। नंबर 1, इट इज स्फेरिकल इन शेप, स्फेरिकल इन शेप। एस ऑर्बिटल कैसा होता है? स्फेरिकल शेप का होता है, इट इज स्फेरिकल इन शेप। नंबर 2, it is a non-directional axis, it is a non-directional axis, ये एक non-directional axis है, because electrons are equally distributed in all the directions, electrons सभी direction में, sphere था ना, तो सभी direction में equally distributed है, it is a non-directional axis, okay। Number 3, it has maximum 2 electrons, it has maximum 2 इलेक्ट्रॉन्स, और इसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। किसी भी एस ऑर्बिटल की कैपेसिटी है अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रखने की, इट हैज मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स, ओके। अब हम लोग बात करेंगे थोड़ी सी यहाँ पे नोडल सरफेस के बारे में। तो नोडल सरफेस, द स्पेस प्रेजेंट बिटवीन 2 एस ऑर्बिटल, द स्पेस present between 2 s orbitals, the space present between 2 s orbitals where the density of electron is 0, 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 it's called नोडल सरफेस, ठीक है। तो वो जगह जहां पर इलेक्ट्रॉनों का घनत्व 2 एस ऑर्बिटलों के बीच उपस्थित वह स्थान जहां पर इलेक्ट्रॉनों का घनत्व 0 होता है उसे कहते हैं नोडीय पृष्ठ, नोडल सरफेस। तो द स्पेस प्रेजेंट बिटवीन 2 एस ऑर्बिटल्स वेयर द डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 0 इज कॉल्ड नोडल सरफेस। 2 एस ऑर्बिटल के बीच वो जगह जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 होगी उसको कहते हैं नोडल सरफेस, ओके। अब बात करते हैं अगले पॉइंट पर। नंबर ऑफ नोडल सरफेस को कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला लिखते हैं, नंबर ऑफ नोडल सरफेस। नंबर ऑफ नोडल सरफेस, तो नंबर ऑफ नोडल सरफेस इक्वल टू n-1, number of nodal surface equal to n-1, where n is the number of orbit, where n is the number of orbit, जहां पे n क्या है? ऑर्बिट का नंबर है, वेयर n इज द नंबर ऑफ ऑर्बिट। देखिए सिंपल सी बात है, जैसे हमने कहा हाउ मेनी नोडल सरफेस आर देयर इन 5s ऑर्बिटल्स, तो 5s ऑर्बिटल इज द पार्ट ऑफ 5th ऑर्बिट। 5s किसका पार्ट होगा? 5th ऑर्बिट का पार्ट होगा। तो फाइंड नंबर ऑफ नोडल सरफेस इन 5s ऑर्बिटल्स। 5s ऑर्बिटल्स के पास कितने नोडल सरफेस होगी? ऑप्शंस आर देयर 4, 3, 2, 1 एंड t इज द 0। तो आंसर इज व्हाट? 5s। तो 5s इज द पार्ट ऑफ 5th ऑर्बिट, ओके। तो 5-1, आंसर इज 4। तो हाउ मेनी नोडल सरफेस इन 5s ऑर्बिटल्स? 4 नोडल सरफेस इज देयर। 3s होगा तो कितने हो जाएंगे? 2, 2s होगा तो कितने हो जाएंगे? 1, और 1s होगा तो कितने हो जाएंगे? 0, बिकॉज द 1s लेवल इज वेरी क्लोज टू न्यूक्लियस। 1s लेवल कहाँ है? न्यूक्लियस के एकदम पास में है, इसलिए उसमें नोडल सरफेस प्रेजेंट नहीं रहता है। सो देयर इज नो नोडल सरफेस, ओके। अब बात करते हैं अगले ऑर्बिटल के बारे में, दैट इज p ऑर्बिटल। तो p ऑर्बिटल की बात करेंगे।
एस ऑर्बिटल्स हो गए, एस ऑर्बिटल से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आ गई हमारे पास। देन अब हम बात करेंगे पी ऑर्बिटल्स के बारे में। तो पी ऑर्बिटल्स क्या क्या चीज़ें ध्यान रखना है। एस का शेप कैसा था, स्फेरिकल। पी ऑर्बिटल्स में कैसा होगा, इट इज डम्बल शेप। डम्बल शेप कैसा है, ये डंबल के जैसे शेप वाला है, डंबल शेप, डंबल की आकृति जैसा है, डंबल शेप्ड। इट हैज 3 एक्सेस, और इसमें कितने एक्सेस हैं, कुल 3 एक्सेस हैं, ठीक है। इट इज डेजिग्नेटेड एज पी एक्स, पी वाई एंड पी जेड। और एक्सेस को हम डेजिग्नेट कैसे करते हैं, कैसे शो करते हैं, पी एक्स, पी वाई और पी जेड। lobes are concentrated, lobes are concentrated at 90 डिग्री। और सभी के जो लोब्स होते हैं, किसी भी एक्सेस का जो लोब होगा, जैसे हमने कहा ये पी एक्स एक्सेस है, तो उसके लोब्स कहाँ पे होंगे, 90 डिग्री पर होंगे, है ना। ये एंगल आया तो ये आ जाएगा 90 डिग्री। तो लोब्स का जो कंसंट्रेशन होगा वो कहाँ पर रहता है, 90 डिग्री पर रहता है, ठीक है। तो पी के 3 एक्सेस है, पी एक्स, पी वाई और पी जेड, ओके। एंड इट्स लोब्स आर कंसंट्रेटेड एट एंगल ऑफ 90 डिग्री। और इसके लोब्स का जो कंसंट्रेशन है वो कहाँ पर है, 90 डिग्री पर है, ठीक है। तो देखिए एक बार डायग्रामेटिकली देख लेते हैं। जैसे ये हमने लिया पी एक्स, तो ये एक्स एक्सेस हो गया, और इसके बाद ये हो जाएगा आपका जेड एक्सेस, और ये वाई एक्सेस, है ना। तो पी एक्स और ये दिस इज अबाउट जेड एंड दिस इज अबाउट वाई। तो एक्स के जो लोब्स हैं उसका कॉन्सेंट्रेशन कहाँ पर होगा, यहाँ से 90, ये दिस इज 90 एंड दिस इज 90। तो कोई भी एक्सेस जो है वो 90 पर कंसंट्रेट करेगा, ठीक है। अब बात करते हैं टू पी एक्स। तो एक्स के जो एक्सेस का कंसंट्रेशन होगा ऐसा, है ना। और अगर टू पी एक्स, पी सेट टू पी एक्स, ओके, दिस इज द डेजिग्नेशन ऑफ, ये पी जेड से 90 पे हो गया ना, पी जेड से 90 पे हो गया, पी जेड टू 90 हो गया। तो दिस इज डेजिग्नेशन ऑफ 2pz, दिस इज डेजिग्नेशन ऑफ 2pz। अब px का डेजिग्नेशन कैसे होगा, हालांकि कोई काम नहीं है, लेकिन ठीक है, एक बार सॉल्व कर देते, एक बार ड्रॉ कर लेते। ये हो जाएगा आपका x, ये हो जाएगा z, और मिड में जो आएगा वो रहेगा y। तो ये आया y। अब px, 2px, 2px का जो डेजिग्नेशन होगा वो कहाँ पर होगा, x के साथ 90, है ना। तो दिस इज डेजिग्नेशन ऑफ दिस, ये आएगा, ये आया, तो ये 90 पर, ठीक है। तो दिस इज डेजिग्नेशन ऑफ x। अब इसके बाद एक और बचा py, दिस इज 2px, ये 2pz था, ये 2px है, x to 90। अब इसके बाद 2py, तो 2py में जो डेजिग्नेशन होगा वो कैसा, ये आया आपका एक्सेस, दिस इज फर्स्ट वन इज 2px, ओके, फर्स्ट वन इज 2px, सेकेंड वन इज 2py, 2px, I think some vision is there, 2px, okay, 2px is there. So this is second one is designation of 2py, और थर्ड वन इज डेजिग्नेशन ऑफ 2pz। तो 2pz का जो डेजिग्नेशन होगा वो देखो कैसा होगा, z एक्सिस के पैरेलल जाएगा, है ना, 2pz। तो ये हो गया आपका 90 ऑफ दिस, ये यहाँ से इस पे आ जाएगा 90 पे, ठीक है। तो दिस इज 2pz, और ये जो
एक्सेस है यहाँ पे, दिस इज एक्स और वाई आ जाएगा, दिस इज अबाउट वाई, ये आ जाएगा वाई एक्सेस, ठीक है। तो दिस इज द करेक्ट डेजिग्नेशन। पहला वाला था 2px, दूसरा वाला 2py और थर्ड वाला 2pz। हमको केवल बात इस टॉपिक पर ध्यान रखना है कि सभी एक्सेस जो होते हैं उनके लोब्स कहाँ पर हैं, 90 डिग्री पर कंसंट्रेट करते हैं पी के केस में, ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। तो पी में जो कंसंट्रेशन होगा वो कहाँ पे होगा, 90 डिग्री पर होगा, ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब बात करते हैं, तो देखो 3 एक्सेस है, लोब्स आर कंसंट्रेटेड एट 90 डिग्री। अगली बात क्या ध्यान रखना है, maximum it has maximum 6 इलेक्ट्रॉन, इसमें अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। एनर्जी ऑफ ऑल द 3 एक्सेस आर सेम, फिर से इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है, एनर्जी ऑफ ऑल द 3 एक्सेस आर सेम, एनर्जी ऑफ ऑल द 3 एक्सेस आर सेम, एनर्जी ऑफ ऑल द 3 एक्सेस आर सेम, सभी एक्सेस की एनर्जी सेम होती है। एनर्जी ऑफ ऑल द 3 एक्सेस आर सेम, इट इज नोन एज डीजनरेटेड एक्सेस। तो एक नया पॉइंट आ गया, इट इज नोन एज डीजनरेटेड एक्सेस, और इसको हम क्या कहते हैं, डीजनरेटेड एक्सेस कहते हैं। इन हिंदी में इसको कहते हैं समभ्रंश कक्षक, तो इट इज नोन एज डीजनरेटेड एक्सेस। तो पी में और क्या क्या ध्यान रखना है, डबल शेप, 3 एक्सेस px, py, pz, lobes are concentrated at 90, it has maximum 6 इलेक्ट्रॉन, एनर्जी ऑफ ऑल द 3 एक्सेस आर सेम, तीनों अक्षों की ऊर्जा समान होती है और इसको हम समभ्रंश कक्षक कहते हैं। इट इज नोन एज डीजनरेटेड एक्सेस। ईच एक्सेस हैव वन नोडल प्लेन, ईच एक्सेस हैव वन नोडल प्लेन, और हर एक्सिस का अपना एक नोडल प्लेन होगा। ईच एक्सिस हैव वन नोडल प्लेन हियर, ओके। तो सभी अक्षों का एक एक नोडी तल होता है, दिस इज कॉल्ड एंगुलर नोड, तो इनको हम एंगुलर नोड्स भी कहते हैं, ठीक है ना। तो ईच एक्सिस हैव वन नोडल प्लेन, ये इतनी सारी चीजें यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। एक और छोटा सा पॉइंट जिससे रिलेटेड मैं बता देता हूँ, डायरेक्शन ऑफ नोडल प्लेन, डायरेक्शन ऑफ नोडल प्लेन, एक बार क्वेश्चन आ चुका है तो ध्यान रखना पड़ेगा। डायरेक्शन ऑफ नोडल प्लेन, तो देखो एक्सेस कौन कौन से थे, एक्सेस और डायरेक्शन ऑफ नोडल प्लेन, डायरेक्शन ऑफ नोडल प्लेन, एक्सेस एंड डायरेक्शन ऑफ नोडल प्लेन। तो पहला एक्सेस क्या था, व्हाट इज द फर्स्ट एक्सेस, px, फर्स्ट एक्सेस इज px। तो अब आपको ये ध्यान रखना है, हाउ टू सॉल्व, कैसे सॉल्व करेंगे उसको मैं एक शॉर्टकट पॉइंट से बताता हूं। तो देखो px, तो 3 एक्सेस है p में, px, py एंड pz, देयर इज 3 एक्सेस px, py एंड pz, 3 एक्सेस है ना, px, py, pz। अब px एक्सेस के नोडल प्लेन की डायरेक्शन पूछा, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ नोडल प्लेन ऑफ px एक्सेस। तो अगर डायग्राम बहुत ध्यान से नहीं देखा तो नहीं बनेगा, है ना। तो अब क्या कैसे ध्यान रखेंगे, px का पूछ रहे हैं, तो जब px का पूछेंगे तो x को छोड़ दीजिए, बाकी दोनों जो होंगे वो उसके डायरेक्शन होंगे, ठीक। तो px को छोड़ दो, x को छोड़ोगे तो क्या बचेगा, yz। तो डायरेक्शन ऑफ इट्स नोडल प्लेन इज yz एक्सिस, yz। py, अब y के बारे में पूछा तो y को छोड़ दो, क्या बचेगा, xz। pz, तो z को छोड़ना है तो व्हाट इज द रिमेनिंग, xy डायरेक्शन हो जाएगी, ठीक है। तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ नोडल प्लेन, डायरेक्शन ऑफ नोडल प्लेन, px एक्सिस के नोडल प्लेन की डायरेक्शन क्या होगी, yz, py की xz और pz की xy, ओके। और d ऑर्बिटल, f ऑर्बिटल, और उसके बाद फिर हम चलेंगे आगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की तरफ। ओके कमांडोज, थैंक यू।